Hello viewers, today I welcome you again in our new video lecture, which is the continuation of the previous video about achievements of Rana Sanga. And in the previous video we have discussed some extent of the wars which was fought by Rana Sanga against the Sultan of Gujarat and as well as the Sultan of Malwa. तो अभी हम जो वीडियो है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो इसका जो टॉपिक है जिससे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सांगा एंड इब्राहिम लोदी। हार्डली राणा वॉज फ्री फ्रॉम सुल्तान ऑफ गुजरात एंड मालवा, हिज अथॉरिटी वॉज चैलेंज्ड बाय इब्राहिम लोदी। मुश्किलों से तो पीछा छूटा था गुजरात और मालवा के जो सुल्तान हैं उनसे हमारे राणा सांगा का, इतने में जो उनके पीछे पड़ जाते हैं वो थे इब्राहिम लोदी। He sent an imperial army of the Afghans under the command of Mia Makan, assisted by other generals namely Mia Hussain, Zair Baksh, Mia Famuli and Mia Maruf। तो जो हमारे इब्राहिम लोदी है तो ये क्या करता है कि एक बहुत बड़ी आर्मी भेज देता है अफ़गानों के अंडर द कमांड ऑफ मियाँ मकान, और इसके अंदर जो अदर जनरल्स होते हैं वो होते हैं मियाँ हुसैन, ज़ेर बख्श, मियाँ फमूली और मियाँ मरूफ। ठीक है, तो ये नाम ईजी करना बहुत मतलब याद करना बहुत ईजी है। इसमें मियाँ जो है ये नाम बहुत ज़्यादा कॉमन आ रहा है ना, बस एक ज़ेर बख्श अलग है, बाकी सब में मियाँ ही आगे आ रहा है। ओके, एनीवेज Rana advanced against them and made such an impression of his power that Mia Hussain decided to change his side। तो वो जो वेलर होता है, जो चार्म है ना, हमारे जो राणा सांगा है काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो इनसे क्या काफ़ी ज़्यादा प्रेज हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं। हमारे जो मियाँ हुसैन होते हैं काफ़ी ज़्यादा इनसे प्रभावित हो जाते हैं, मैं और अच्छे से प्रिसाइजली बात करूँ तो। और ये क्या करते हैं, अपनी पार्टी चेंज करने का फ़ैसला ले लेते हैं कि भाई मैं अब तो इब्राहिम लोदी की साइड नहीं हूँ, हम तो भाई राणा सांगा का साथ देंगे। सुल्तान पर्सनली केम टू टेक द फील्ड एट खतौली बट सुल्तान डिफीटेड शोइंग ट्रायम्फ ऑफ चित्तौड़। लेकिन जो सुल्तान होता है, जो इब्राहिम लोदी है, ये क्या करता है, ये खुद उतर आता है घटोली के फील्ड्स में, बट जो सुल्तान है इसको राणा सांगा डिफीट कर देते हैं और जो चित्तौड़ है उसकी विजय हो जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं महाराणा सांगा एंड बाबर की। ऑल्दो राणा हैज एस्टेब्लिश्ड हिज फेम एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ द टाइम, प्रूव्ड हिज वर्थ एंड एज अ रूलर एंड अ स्टेट्समैन। तो जो राणा है उन्होंने अपनी कहते हैं ख्याति काफ़ी ज़्यादा स्थापित कर दी है लोगों के बीच में। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर ऑफ हिज टाइम, और इन्होंने अपनी जो वर्थ है उसको प्रूव कर दिया है एज अ रूलर और एज अ स्टेट्समैन। बाबर एज अगेंस्ट दिस आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम रिगार्डेड हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ पंजाब। अब जो बाबर है ना, इसने इब्राहिम लोदी को पंजाब में हरा दिया और उसके बाद में ये खुद को तो भाई मास्टर समझ रहा है कि भाई अब तो करता धरता पंजाब का बस मैं ही हूँ। पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली एंड इमोशनली सांगा एंड बाबर वर क्वाइट अपोजिट। बोथ ऑफ देम वर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे वर पॉसिबल राइवल्स। तो राजनीतिक रूप से और आइडियोलॉजीज जो होती हैं उसके रूप में, इमोशनली रूप से जो सांगा है और बाबर हैं वो टोटली डिफरेंट हैं, और वो दोनों एक दूसरे मतलब वो जानते हैं कि इस बात से वो लोग काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि एक दूसरे के वो दुश्मन हैं। सो आगे हम देखते हैं, फाइंडिंग द फास्ट रेजिंग पावर ऑफ सांगा रियली मीनांसिंग, बाबर ब्रॉट एन एलिगेशन ऑफ द ब्रीच ऑफ फेथ ऑन द पार्ट ऑफ सांगा फॉर नॉट हेल्पिंग बाबर व्हेन ही वाज एंगेज्ड अगेंस्ट इब्राहिम लोदी एट पानीपत। तो यहाँ पे अभी जो फेम जो है हमारे राणा सांगा की है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इससे सबको दिक्कत होती है। आपका पड़ोसी अगर आपसे ज़्यादा आगे बढ़ता है तो वो जो होती है ना ईर्ष्या भाव, वो आपके अंदर आ ही जाता है। आप चाहे ना चाहें तो वो ईर्ष्या भाव इनके अंदर भी आ जाता है। तो बाबर क्या करते हैं कि ना एक आरोप लगाते हैं जो राणा सांगा इनके ऊपर कि भाई इन्होंने एक तरीके से ना मेरे साथ फेथ नहीं करी, क्योंकि जब इन्होंने हेल्प मांगी ना बाबर ने सांगा से तो उन्होंने उनकी हेल्प नहीं करी। उन्होंने उनकी हेल्प कब मांगी, जब मांगी थी जब वो इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट पानीपत में लड़ाई कर रही थी। फिर इट वॉज ऑन कंट्रारी द राजपूत वर्जन विच इज़ क्वाइट authentic says
that it was not Sanga who sent an envoy to Kabul to propose an alliance with Babur against their common foe Ibrahim Lodi of Delhi, but the king of Kabul, who was anxious to have an ally of undoubtedly ability and strength during the course of proposed expedition into an unlonely country. On the advice of Silhadi, the Rana complied and sent a letter to Kabul agreeing to Babur's proposal. तो जो हमारे राजपूत जो सोर्सेज हैं, जो राजपूत वर्जन हैं इस इंसिडेंट के बारे में, वो कहते हैं कि जो सांगा है ना, उन्होंने ऐसे कोई इन्वॉय नहीं भेजा काबुल को कि भाई हमें लाइंस वगैरह करनी है जो अगेंस्ट किसके, इब्राहिम लोदी के। बट जो काबुल के जो किंग हैं वो काफ़ी ज़्यादा से उत्तेजित थे एक अलाई बनाने के लिए राणा सांगा से, क्योंकि उनमें काफ़ी एबिलिटी थी, स्ट्रेंथ थी, और वो उस टाइम पे उभरता हुआ कहते हैं ना सितारा वो थे। तो काफ़ी जाना माना नाम तो था ही, काफ़ी पावरफुल थे, वेलर उनमें काफ़ी ज़्यादा था, करेजफुल पर्सन थे, है ना। तो इस सब के चलते जो किंग ऑफ काबुल है वो उनके साथ में अलाई करना चाहते थे, और जो सिलहदी है उनकी एडवाइस पे जो राणा है उन्होंने मतलब उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ अलाई कर लूँगा, और ही सेंट एन लेटर टू काबुल अग्रीइंग टू बाबर्स प्रपोजल. So the personal and political reasons made the contest inevitable. Moreover, religious hatred added to the political and economic causes brought about a complete rupture between the two arch rivals. अभी जो ये हैं जो बाबर और राणा सांगा हैं, तो इनके बीच में क्या हो रहा है कि पर्सनल और पॉलिटिकल रीजंस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, एक दूसरे के साथ मतभेद जारी रखने में, लेकिन जो रिलीजियस जो हेट्रेड है ना, क्योंकि भाई एक हिंदू है एक मुस्लिम है, तो वो वाली चीज़ तब से चली हुई आ रही है कि भाई वो जो हेट्रेड फैलाई हुई है ना, रिलीजियस हेट्रेड जो, तो वो तब से काम कर रहा है, वो वाला एजेंडा है जो कुछ लोगों का, तो हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे, है ना। तो जो है ये वाली जो चीज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना आग में घी डालने वाला काम कर रही होती है दोनों की दुश्मनी के बीच में, ठीक है। तो मैं ज़्यादा ना ऐसे आई थिंक बहुत ज़्यादा एग्जेचुरेट करके बोल रही हूँ, तो मैं ऐसे जस्ट इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा एक इंटरेस्ट डेवलप हो इस टॉपिक को लेके, ओके। एनी विच वेज, in order to make himself ready for conflict, Rana Sanga declared war, and the response was encouraging. Many Afghans headed by Hassan Khan Mewati and many Indian Muslims joined his army. Hundreds of Raos and Rais assembled under his banner. तो जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था इन दोनों के अगेंस्ट, तो इसके लिए राणा खुद को तैयार करते हैं और एक वॉर को डिक्लेयर कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो कुछ अफ़गान जो होते हैं ना वो भी उनका साथ देते हैं, जैसे मैनी अफ़गान्स हेडेड बाय हसन खां मेवाती, जिनके जो जनरल होते हैं वो हसन खां मेवाती होते हैं, और कुछ इंडियन मुस्लिम भी उनकी आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं, और काफ़ी सारे राव और जो राय होते हैं ना वो भी उनके छत्र में आके उनकी आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। किनकी आर्मी को? राणा सांगा की आर्मी को। The first encounter at Bayana put the enemies in the fort in a state of surrender. The success of Rana in this battle sent a thrill terror in Mughal army. For the Battle of Khanwa, Rana was victory drunk, confident. He took a month to reach Khanwa. The deadly conflict began at about 9:30 on 17th March 1527. अभी जो खानवा की जो बैटल है इसके लिए तो भाई कहते हैं ना नशा हो रखा है जीत का राणा को कि भाई मैं ही जीतूंगा, इसी उसमें भाई धुन में ये तो 1 महीने पूरा लगा के खानवा पहुंच रहे हैं। और जो खानवा का जो बैटल है वो स्टार्ट हुआ था 8:30 बजे 17 मार्च 1527 में। In the beginning, it appeared that Mughals would lose, but unfortunately, the Rana was severely wounded by an arrow and fainted. तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि मुगल्स हार जाएंगे, बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो राणा सांगा है इनको एक तीर लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। He was quickly removed from the battlefield to Baswa, while his place was replaced by Raja Ajaj Chunda of हलवा। तो क्या होता है कि उसको ना क्विकली जो बैटल फील्ड होता है वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, और उसकी जगह पे जो राजा अज्जा है जो कि तो उसे है ना रिप्लेस कर दिया जाता है, और जो राणा है उसे बसवा पे पहुंचा दिया, जो बसवा का जो बैटल फील्ड है वहाँ से हटा दिया जाता है।
तो बसवा में जब राणा सांगा को होश आता है तो वो देखते हैं कि भाई वो तो बैटल हार चुके हैं, और वो एक शपथ लेते हैं कि वो ना एक और वॉर लड़ेंगे अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट। और वो ये शपथ भी लेते हैं कि वो कभी एंटर नहीं करेंगे चित्तौड़ में जब तक वो बाबर को नहीं हरा देंगे। और वो जो अपनी टर्बन होती है ना, जो पगड़ी होती है, उसको भी निकाल कर उसको मतलब रैप कर लेते हैं फेटा के तरह अपने सर पे, टू शो मोन फॉर द डिस्कम्फिचर दैट ही हैड सफर्ड, है ना। तो विद अ ग्रेम डिटर्मिनेशन ही मूव्ड अप टू एरिच टू ओपन द वार अगेन। तो एरिच में ये क्या करते हैं, फिर से पहुंच जाते हैं एक डिटर्मिनेशन के साथ में कि भाई अब तो एक और वॉर हम लड़ेंगे। बट सम ऑफ द कावर्डली कंस्पिरेटर्स फियरिंग अ डिजास्टर पॉइजन है। पर वहाँ पे क्या होता है, इनको पॉइजन दे दिया जाता है, क्योंकि उनको लग रहा होता है, मतलब जो दूसरे जो मुगल्स जो हैं उनको लग रहा होता है कि भाई ये तो हमको अब की बार हरा ही देगा, तो उसको क्या करते हैं, पॉइजन दे दिया जाता है। He was taken to Kalpi where he breathed his last on 30th January 1528. His body was removed to Mandalgarh where it was cremated. तो क्या होता है, इनको जब जहर दे दिया जाता है उसके बाद में इनको कल्पी ले जाया जाता है, पर वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है, आखिरी सांस लेते हैं अपनी 30 जनवरी 1528 को। और जिनकी बॉडी है उसे मांडलगढ़ से हटा, मतलब उनकी बॉडी को मांडलगढ़ ले जाया जाता है, वहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया जाता है ना। Expansion of Mughal power was concerned. The consequences of the Battle of Khanwa. The victory shifted the sovereignty of the country from Rajputs to Mughals and enjoyed it for 200 years. के बाद क्या होता है, जो मुगल्स हैं वो जो विक्ट्री है उसको एंजॉय कर रहे हैं और अगले 200 सालों तक मुगल राज चलता है। The battle was not so destructive as the Battle of Tarayan between Prithviraj III and Muizuddin Gori. जो बैटल थी उतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं थी लाइक बैटल ऑफ तराइन, जो कि पृथ्वीराज थर्ड, जिन्हें हम द ग्रेट पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, एंड मुइजुद्दीन गौरी। इट डिडंट अफेक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ स्टेट बट प्रेस्टीज ऑफ किंगडम ऑफ मेवाड़। तो ये जो वॉर हुआ था ना, तो इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं हुई मेवाड़ को, और सोशल कंडीशन भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, बट इससे जो है ना एक जो प्रेस्टीज था मेवाड़ का उसको कहीं ना कहीं आहत पहुंचा था बहुत ज़्यादा। तो अभी हम कुछ कॉजेज़ देख लेते हैं जिनकी वजह से जो बैटल ऑफ खानवा है इसको, तो जो बैटल ऑफ खानवा है वहाँ पे हमारे जो राणा सांगा है वो हार जाते हैं, और यहाँ से क्या होती है, एक स्थापना हो जाती है, जो मुग़ल जो साम्राज्य है उसकी नींव डल जाती है बैटल ऑफ खानवा के बाद में, जब मुग़ल आर्मी जो होती है बाबर की वो जीत जाती है। ठीक है, तो कुछ जो पॉइंट्स हैं डिफ़ीट के सांगा के, तो द डिफ़ीट ऑफ सांगा टू द सोल ट्रीचरी ऑफ सिलहादी इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड ओनली एज द रीज़न ऑफ हिज डिफीट्स। तो जो सिलहादी था, जो विश्वासघाती था राणा के साथ में, तो सिर्फ एक अकेला इस रीज़न को हम नहीं मान सकते कि सिर्फ इसी वजह से वो हारे हैं। बहुत सारे रीज़न्स और भी हैं जिनकी वजह से जो है राणा सांगा ये बैटल हारे थे। तो जो फर्स्ट रीज़न है जो डिस्क्राइब किया जाता है वो है कि राणा है ना, इन्होंने बहुत सारे जो क्लैंस थे उनके लोगों को अपने साथ में, जो राजपूत के वेरियस क्लैंस हुआ करते थे उनको भीड़ भाड़ को इकट्ठा कर लिया, और उसमें भी जो क्या है वो लोग हैं ना अपने जो ट्राइबल रिलीजन्स है उसको मान रहे हैं, अपने चीफ की ज़्यादा सुनते हैं और इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर की जो टेक्निक है ना उनको वो ज़्यादा अपनाते हैं। Rajput troops at Khanwa were not disciplined and were held together by tie of allegiance to their chiefs and not to the ruler of Mewar. तो क्या होता है कि वहाँ पे ईद का फिर डिसिप्लिन नहीं होते हैं जो बैटल ऑफ खानवा होती है उसमें, और ये ना अपने खुद के चीफ की ज़्यादा सुन रहे होते हैं रादर दैन जो राणा ऑफ मेवाड़ जो हमारे राणा सांगा है उनकी ज़्यादा नहीं सुन रहे होते, खुद के चीफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं कि भाई जो इनका चीफ कहेगा वो करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि secondly, there were mostly infantrymen in his troops, which were opposed by superior, well-mounted troopers under Babar. Sangha's army was inferior in cavalry, but Babar had mobile cavalry. तो जो हमारे ये राणा जी है ना, इनके जो ट्रूप है इसमें इन्फेंट्री मतलब जो पैदल वाले जो सैनिक होते हैं ना वो ज़्यादा हैं इनकी आर्मी में, और
इनको अपोज किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। जो वो है ना बाबर, उनकी जो कैवलरी होती है ना, कैवलरी मतलब घुड़सवार वाली आर्मी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इन्हें मात मिलती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये मतलब जो बाबर है वो जीत गए बैटल ऑफ खानवा, क्योंकि उनकी जो कैवलरी थी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, है ना, और वो न्यू टेक्निक्स को अपनाते थे, है ना। वो उन्होंने कैनन्स का भी यूज़ किया है, हम देखते हैं कई जगह पे इस बात का भी वर्णन है। Thirdly, Rana possessed no artillery, which was Babur's main strength and primary cause of success against Rajputs. सांगा was outclassed in weapons. जो weapons हैं वो सांगा के पास नहीं है। जो थर्ड रीज़न, जैसे मैंने पहले बताया कि राणा के पास में कोई आर्टिलरी नहीं है, मतलब जो कैनन्स वगैरह इनके ये नहीं है इनके पास में, है ना। तो लेकिन जो बाबर हैं इनके पास पे ये सब है, ये न्यू टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं वॉर में, तो ये भी रीज़न रहा है उनकी हार का। Fourthly, Sangram Singh, thinking Babur to be an ordinary adversary, relied on traditional mode of fight, whereas Babur had faced numerous battles with Turks, Mongols, Uzbeks, Persians and Afghans. तो होता है ना, हमें अपने कभी भी दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि भाई तो हमारे आगे कुछ भी नहीं है। सेम बाबर ने किया, उसने काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा बाबर को कि भाई ये तो मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं तो इसको हरा दूंगा आराम से। और वो जो है ना राणा ने ज़्यादा यूज़ की जो ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ वॉरफेयर थे, तो ये उनकी काफ़ी बड़ी गलती थी। और जो बाबर है उन्हें वो न्यू टेक्निक्स इसलिए भी अपनाते थे क्योंकि उन्होंने पहले काफ़ी बैटल्स लड़ ली थी तुर्क से, उनके अगेंस्ट, मंगोल्स के अगेंस्ट, उज़्बेक्स के अगेंस्ट, पर्शियंस के अगेंस्ट और अफ़गान्स के अगेंस्ट, है ना। और राजपूत सांगा believed in frontal attacks and desired to overthrow the enemy's ranks by sheer physical force which could not succeed against heavy guns. तो जो सांगा है ना, ये इनकी जो आर्मी बिलीव करती है कि सामने से वार करना, है ना, और जो शारीरिक बल है उसी के बेसिस पे हराना सामने वाली आर्मी को। लेकिन भाई बाबर है, उसके पास में गन्स भी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स है ना उनको यूज़ कर रहा है अगला, तो आप सिर्फ उस चीज़ से नहीं जीत सकते हो। फिफ्थली, Babur wisely kept his eyes watchful on every portion of the field and supervised the activity of his men with a skill of general. तो जो स्किल्स ऑफ जनरल है वो बाबर में है, तो उसने क्या है जो बैटल फील्ड है वहाँ पे भी हर पोर्शन पे निगरानी रखी है, हर पोर्शन ऑफ हिज आर्मी की, भाई हाँ ये वाला काम करेंगे, और निगरानी रख रहा है मतलब ना। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था उसके लिए। राणा ऑन द अदर हैंड थ्रू हिमसेल्फ इन बैटल लाइक एन ऑर्डिनरी सोल्जर एंड दस नॉट ओनली सरेंडर्ड हिज पोजीशन एज द सुप्रीम जनरल ऑफ हिज ट्रूप्स बट लॉस्ट टच विद डिवीजन ऑफ आर्मी। तो ना उसे टच में रहना चाहिए था अपनी आर्मी के, वो है ना जस्ट एक ऑर्डिनरी सोल्जर लड़े जा रहा था, उसका ध्यान कहीं और नहीं था कि भाई मेरी जो अदर पार्ट ऑफ आर्मी है वहाँ पे हो क्या रहा है। तो अगर आप जब तक अवेयर ही नहीं रहोगे तो मतलब कैसे चलेगा, है ना। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया। अभी आगे एस्टिमेशन ऑफ राणा सांगा को उसका एस्टिमेशन कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बाबर, राणा सांगा वाज द मोस्ट पावरफुल सोवरेन इन हिंदुस्तान व्हेन ही इन्वेडेड। तो मेंशन करते हैं बाबर की जब उन्होंने भारत में आक्रमण किया तो सबसे ज़्यादा पावरफुल उस टाइम पे अगर कोई रूलर रहा है तो वो रहे हैं राणा संग्राम सिंह, मतलब राणा सांगा। और ही अटेन्ड हिज प्रेजेंट हाई एमिनेंस बाय हिज ओन वैल्यूज़। वो है ना अपनी वैल्यूज़ का बहुत पक्के होते थे, क्योंकि राजपूत काफ़ी ज़्यादा पक्के होते थे अपनी वैल्यूज़ के, है ना। तो भाई अपनी देश के लिए मर मिटेंगे, मार देंगे लोगों को, कट जाएंगे, काट देंगे, है ना। ये वाली जो फीलिंग होती है ना देशभक्ति वाली काफ़ी ज़्यादा होती है इन लोगों के अंदर, है ना। ओवरफ्लोड होते हैं लोग उस फीलिंग से। कर्नल टोड रिमार्क्स विद दिस प्रिंस ऑफ मेवाड़ मालवा रीच एट द समिट ऑफ हर प्रोस्पेरिटी। तो कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि ये जो राजकुमार जो रहे हैं इनकी ही जो अंडर मतलब इनके जो अंडर एस्टिमेशन में मालवा है, ये अपनी जो प्रोस्पेरिटी है, जो कह सकते हैं ना वैभव है, उसके चरम तक पहुंच पाया है। ही पास्ड हिज अर्ली लाइफ इन एडवर्सिटी एंड सफर्ड मैनी कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ओन किन्समैन। तो जो इनकी अर्ली लाइफ है काफ़ी एडवर्स रही है, काफ़ी ज़्यादा दुखों से, मतलब कह सकते हैं ना काफ़ी ज़्यादा इन्हें स्ट्रगल करना पड़ा है। इनके जो भाई हैं, जो किन्समैन हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इनके मतलब अगेंस्ट रहे हैं, स्टार्टिंग से ही इनके फेवर में नहीं थे। Undaunted by misfortunes, he established sovereignty of मेवाड़ and established his supremacy over मालवा एंड गुजरात। और ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग तो थे ही, और इन्होंने अपनी
सोवरेनिटी और सुप्रीमेसी मालवा और गुजरात में एस्टेब्लिश भी की थी। इन डिप्लोमेसी एंड आइडियलिज्म ही वॉज लीडर पार एक्सीलेंस। ही मतलब वो ना एक्सीलेंस के जो लेवल उससे काफ़ी ऊपर था डिप्लोमेसी और आइडियलिज्म में। ही प्रूव्ड हिज वर्थ एज अ रूलर एंड अ स्टेट्समैन। Though Khanwa proved to be a tragic climax to his military career, he was at his best when struggling against his adversaries. ठीक है, तो ये काफ़ी इजी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। Owing to his dauntless courage and love for his country, he is still remembered as champion of Indian interest and the protector of Indian culture. ठीक है, in his relationship with Babur, he showed vacillation and want of decision and firmness. तो जो इन बाबर के और इसके रिलेशंस थे काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता थी उनमें। इवन आफ्टर ही डिसाइडेड नॉट टू हेल्प बाबर, ही फेल्ड टू प्रोसीड एंड कैप्चर आगरा while he fought to have done immediately after Babur. He moved south of Punjab to fight with Ibrahim Lodi. तो इसने हालांकि बाबर की हेल्प नहीं की, उसके बावजूद ये जो आगरा को कैप्चर करने में नाकामयाब रहा और इमिडिएटली उसे साउथ ऑफ पंजाब मूव करना पड़ा इब्राहिम लोदी से फाइट करने के लिए। ही फेल्ड टू अप्रिशिएट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ बाबर्स पोजीशन एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ कंसिडर्ड टू बी हिज फेल्योर to make an alliance with Ibrahim Lodi for driving away Babur, who was then a foreigner and hence an enemy not only for Ibrahim Lodi but for all Indians of his time. तो कहते हैं कि उस टाइम जो इसने अलाई नहीं करी, साथ नहीं दिया इब्राहिम लोदी के, ये इसके जीवन की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि वो सिर्फ इब्राहिम लोदी का दुश्मन नहीं था, वो इन लोगों का भी दुश्मन था, है ना। बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किंगडम अमंग हिज सन्स ही कमिटेड अनदर मिस्टेक। इसने अपने बेटों के बीच में अपनी किंगडम बांट दी, वो इसने और भी बड़ी मिस्टेक करी अपनी लाइफ की। as it ushered again a period of civil wars and sowed the seed of rivalry and class feuds which affect the prestige of Sisodias. उसके बीच मतलब उसके बाद क्या हो गया कि सिविल वॉर्स अगेंस्ट होने लगे इसके बेटों के बीच में। भाई वो होने लग गया कि मुझे इतना कम मिला, मुझे ज़्यादा मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो वाला एरिया भी चाहिए, मुझे वो वाला एरिया भी चाहिए, है ना। तो ये वाली चीज़ हो जाती है, भाई भाई में लड़ाई हो गई वो वाली चीज़। तो इससे जो प्रेस्टीज था, जो सम्मान, आन बान शांति जो सिसोदियास की, इसको काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ सहना पड़ा। बियॉन्ड दिस महाराणा सांगा वॉज अ वर्थी ग्रैंडसन ऑफ सेलिब्रेटेड महाराणा कुंभा, एज वी ऑल नो दैट ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ महाराणा कुंभा, and we all are well known to the achievements and valor of Rana Kumbha also. He was not considered forward the great tradition of royal house of Mewar, but he further added fresh luster to them to pinnacle of greatness and glory. इसको जो मिला ना, मतलब जो शान और शौकत वगैरह मिली, जो भी राज वगैरह मिला, तो इसने उसको सिर्फ बनाए नहीं रखा, उसको आगे बढ़ाया भी, काफ़ी एड ऑन्स किए उसमें। और जो ग्लोरी है उस मतलब अपने जो राज की, उस सबको बनाए रखा। नेक्स्ट प्रताप फेमस ऑफ महाराणा ऑफ चित्तौड़। तो महाराणा प्रताप के बाद में ये काफ़ी मतलब उनसे बाद में फेमस थे ये काफ़ी ज़्यादा। ही फेल टू ड्राइव आउट इंडिया द टर्क इन्वेडर्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड पुट होल ऑफ हिंदुस्तान अंडर वन अम्ब्रेला एंड री-एस्टेब्लिश हिंदू सुप्रीमेसी इन इंडिया। सो ये जो तुर्क हैं उनको भगाने में तो फेल ही हो जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जो इंडिया है ना उसको एक छत्र छाया के अंदर लाना चाहते हैं और हिंदू सुप्रीमेसी को करना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हमारी वीडियो, लेकिन ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।